Now in today's class we are going to read our civics chapter 3, how the state government works. State means राज्य. राज्य सरकार किस तरह से कार्य करती है, all things we know in this chapter. राज्य सरकार के बारे में जानेंगे, उनके कार्यों के बारे में जानेंगे. To understand the working of government, we have to know what is government. Government क्या होती है, सरकार क्या होती है, सरकार के विषय में जानेंगे. एक गवर्नमेंट इज़ ए बॉडी और ए सेट ऑफ पीपल. सरकार एक ऐसी फॉर्मेशन है या एक पीपल्स का ऐसा समूह है जो हैव द पावर टू मेक, जिसके पास पावर होती है कानून को बनाने की और उसे लागू करने की, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ग्रुप के साथ या फिर देश के साथ. अब वह कैसे करती है इन सबको? थ्रू द कस्टम्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉ, अकॉर्डिंग टू कस्टम्स एंड अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशंस. गवर्नमेंट इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन. गवर्नमेंट एकमात्र ऐसी संस्था मानी जाती है किसी भी देश के लिए विच कैन मेक लॉज एंड एनफोर्स देम लीगली, जो कि किसी भी कानून को बना सकती है, निर्माण कर सकती है किसी भी कानून का, एंड एनफोर्स और उसको लागू करा सकती है, लेकिन कानूनबद्ध तरीके से, कानून के दायरे में रहकर. तो वो काम सरकार करती है. ऑल गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव 3 ऑर्गन्स. जितनी भी सरकारें होती हैं वर्ल्ड में वो 3 ऑर्गन्स के बेस पर काम करती हैं. फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, कानून निर्माण ऑर्गन इसको हम कहते हैं. पावर टू मेक लॉ, इसके पास पावर होती है कानून के निर्माण की. एंड टू फ्रेम पब्लिक पॉलिसीज़, और जनता के हित के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो सब कार्य भी इसी ऑर्गन के थ्रू किया जाता है. द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेटिव के द्वारा जो कानून बनाए गए उनको वर्कआउट करना, उनको एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के अंतर्गत काउंट किया जाता है. पावर्स टू एग्जीक्यूट, इसमें पावर होती है किसी भी कानून को लागू करना. एनफोर्स एंड एडमिनिस्टर लॉ, और उस कानून को व्यवस्थित करना. ये सब चीज़ें हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में काउंट करते हैं. जुडिशियल ऑर्गन, जुडिशियल जो भी कानून बनाए गए उसको लागू भी कर दिया गया, किंतु जब उन कानून को तोड़ा जाता है उसको रोकने के लिए जो कानूनी व्यवस्था होती है उसको जुडिशियल ऑर्गन के रूप में इंक्लूड किया जाता है. पावर टू इंटरप्रेट लॉ, कानून के ब्रेकअप को रोकना. एंड डिटरमाइन देयर मीनिंग्स एंड सेटल डिस्प्यूट्स एंड अराइज विद इन द सोसाइटीज़, और उनके मीनिंग्स को निर्धारित करते हुए जो झगड़े सोसाइटीज़ के बीच क्रिएट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनको सेटल करना, उनका निपटारा करना भी इस ऑर्गन के तहत काउंट किया जाता है. नीड ऑफ ए गवर्नमेंट, वाई डू वी नीड ए गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की नीड क्यों होती है? इमेजिन व्हाट वुड हैपन, एक कल्पना करो, इफ़ देयर इज़ नो गवर्नमेंट, अगर कोई सरकार कहीं पर ना हो, कोई कानून ना हो, कोई रूल्स ना हो, ना कोई अधिकार हो, ना ही कोई कर्तव्य हो जनता के, तो क्या होगा? वी वुड नॉट बी लिविंग इन पीस. ऐसी कंडीशन में हम तो शांति से रह ही नहीं सकते. वी वुड बी कंटिन्यूसली फाइटिंग विद आवर नेबर्स, हम लगातार अपने पड़ोसियों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ झगड़े ही क्रिएट करते रहेंगे. इस तरह की जो कंडीशन क्रिएट होगी उसको एनरिची व्यवस्था कहा जाता है. एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर ना कोई रूल्स है, ना रेगुलेशंस है, ना ही कोई पावर अथॉरिटी होती है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसको एनरिची व्यवस्था हम कहते हैं. एनरिची कैन बी डिफाइंड इन ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पर कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता, कोई रिकॉग्नाइजिंग अथॉरिटी नहीं होती, वहाँ पर इस तरह के डिसऑर्डर की स्थिति हमें देखने को मिलती है. A government ensure peace, prosperity and commercial and economic well-being of its citizens and country. एक सरकार निश्चित करती है शांति को, धन संपन्नता को, कमर्शियल व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, वी कैन से दैट गवर्नमेंट इज़ नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल इन टाइम ऑफ वॉर. अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो सरकार की ज़रूरत उस समय भी होती है जब देश में युद्ध की स्थिति हो जाए, तो लोगों की आज़ादी की सुरक्षा कौन करेगा? उनके फंडामेंटल राइट्स, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इन सब के लिए जिम्मेदार माना जाता है गवर्नमेंट को, सरकार को. ए गवर्नमेंट्स मेन ड्यूटी, इस तरह से जो गवर्नमेंट की मेन ड्यूटी होती है टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द पीपल अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अटैक बाय अदर नेशन,
इस तरह से सरकार का दायित्व होता है कि वो सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करे, जनता को सुरक्षा प्रदान करे एक ऐसी कंडीशन में जब कोई दूसरे नेशन के द्वारा अटैक होता है, और फ्रॉम इंटरनल थ्रेट्स या फिर कोई आंतरिक मतभेद होते हैं, जस्ट लाइक टेररिज्म की कंडीशन भी होती है जिसमें आंतरिक हमें अटैक देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट्स क्रिएट एंड एनफोर्स लॉ, इस तरह से जो सरकारें होती हैं वो निर्माण करती हैं कानूनों का और उनको लागू कराती है, विच प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट, जो हर व्यक्ति के अधिकारों का प्रोटेक्शन करते हैं और कानून व्यवस्था को देश में बनाए रखने का काम करते हैं। मेंबर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से सदस्य शामिल किए जाते हैं। भारत एक यूनियन है, एक संघ है, बहुत सारे राज्यों को मिलाकर बना हुआ। इट मीन्स दैट देयर इज़ वन यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। इस हिसाब से हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जो पूरे देश के कार्यों को देखती है, जिसको यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। और जो स्टेट्स डिवाइडेड हैं उनकी अलग अलग गवर्नमेंट्स पाई जाती हैं। द सिटीजन ऑफ इंडिया वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एट वेरियस लेवल। अब जो देश के नागरिक होते हैं वो अलग अलग लेवल पर सरकार का चयन करने के लिए, सरकार के चयन के लिए अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। एट द पार्लियामेंट्री लेवल पर जो केंद्र सरकार के रूप में गठित होते हैं, स्टेट लेवल जो राज्य सरकार के रूप में गठित होते हैं, एंड असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज जो कि लोकल सरकार के गवर्नमेंट के रूप में जाने जाते हैं। द गवर्नमेंट एट ए स्टेट लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो राज्य के स्तर पर सरकार काम करती है वो मंत्रियों की एक कैबिनेट के रूप में काम करती है। इसमें जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है। हु ऑल्सो अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। उसके बाद चीफ मिनिस्टर की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों को भी अपॉइंट कर सकते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी। चीफ मिनिस्टर उस पार्टी का लीडर माना जाता है जिसको मेजॉरिटी बहुमत प्राप्त होता है। नंबर ऑफ इलेक्शंस, जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इलेक्टेड मेंबर्स की जो सपोर्टर होते हैं मेजॉरिटी के रूप में उनके पास पाए जाते हैं। वाइल द मिनिस्टर्स अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द एमएलएज ऑफ द पार्टी, वे मेंबर्स एमएलएज के रूप में जाने जाते हैं। एमएलए स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फुल फॉर्म के रूप में हम इसको जानते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज फ्रॉम वेयर ही और शी कंटेस्ट इलेक्शन। और वो उस क्षेत्र के प्रतिनिधि माने जाते हैं, उस चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि माने जाते हैं जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा हुआ होता है। ही और शी इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली, उनका डायरेक्ट चयन होता है थ्रू एडल्ट्रेंट सरफेस बाय द वोटर्स के द्वारा। ऑन द अदर हैंड एमएलसी स्टैंड फॉर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं उनको एमएलसीज कहा जाता है। यह नॉमिनेट किए जा सकते हैं, आइदर नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं या तो इनको नॉमिनेट किया जा सकता है या फिर इलेक्ट भी किया जा सकता है। एंड इट रेस्ट्रिक्ट इलेक्टोरेट सच एज टीचर्स एंड लॉयर्स। और इसमें जो कैटेगरीज आती हैं जहाँ से ये इनको इलेक्ट किया जा सकता है वो आते हैं इलेक्टेड from teachers and lawyer categories, while an MLA represent his or her constituencies and work for the development of their area. ये जो रिप्रेजेंट करने वाले MLAs होते हैं अपने चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जो चुने जाते हैं, इनका कार्य होता है अपने चुनाव क्षेत्र के डेवलपमेंट कार्यों को देखना। एंड MLC इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, और एमएलसीज उस कमेटी के मेंबर्स होते हैं जो कानून बनाने का काम करती हैं। लेजिस्लेचर के रूप में इनको जाना जाता है। हु इज़ मोस्टली चूजन फ्रॉम एक्सपर्ट्स, और इनका जो चुनाव होता है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है, प्रोफेशनल्स के द्वारा किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, अलग अलग क्षेत्रों से। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेवल पर जो कानून निर्माण संबंधी प्रक्रिया है वो चलती कैसे है। ए स्टेट इज सेड टू यूनिकैमरल। किसी भी स्टेट को हम यूनिकैमरल बहुमंडलीय भी कह सकते हैं या बाइकैमरल भी कह सकते हैं। इफ़ इट हैज़ ओनली वन हाउस, जब किसी सरकार का एक ही हाउस होता है,
इसको हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में काउंट करते हैं। देयर इज ओनली वन हाउस कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें केवल एक ही हाउस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। एंड फ्यू स्टेट इन इंडिया, हमारे देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 2 हाउसेज हैं, जस्ट लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस तरह की 6 स्टेट्स काउंट की जाती हैं जिसमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। द्विहाउसीय सदन, देयर आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। Such a legislature is known as bicameral legislature। इस तरह के लेजिस्लेचर को, कानून निर्माण संबंधी प्रक्रिया को हम बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम अपर हाउस भी कह सकते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस भी कहा जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन हैव ए से इन द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वह किसी भी संविधान में जो नियम बनाए गए हैं, प्रावधान हैं, उनमें संशोधन के लिए कह सकता है और उनमें अमेंडमेंट भी कर सकता है, संशोधन भी कर सकता है, ओनली आफ्टर इट इज रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। अगर उसको रेटिफिकेशन मिलता है, मीन्स लीगलाइजेशन मिलता है, अथॉरिटी मिलती है half of the states की। A state legislature also have the power to create and abolish any legislative council। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके पास यह पावर भी होती है कि वो किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कर सके या किसी को प्रतिबंधित कर सके। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इस तरह से जो प्रमुख पार्ट अदा करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, उसमें काउंट किए जाते हैं गवर्नर, Chief Ministers and Council of Ministers। State legislatures, apart from exercising the usual power of financial control, अब इनके क्या क्या कार्य होते हैं? ये काम करते हैं, पावर यूज़ करते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए, यूज़ ऑल नॉर्मल पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, और इसके लिए सभी पार्लियामेंट्री डिवाइसेस को, जस्ट लाइक क्वेश्चन आर, डिस्कशन आर होता है, डिबेट्स होती हैं, एडजॉर्नमेंट, नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस, इन सब को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड रिजोल्यूशंस टू कीप ए वॉच ओवर डे टू डे वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव, और इस तरह से जो कानून बनाए गए उनको कैसे पालन किया जा रहा है, कैसे लागू कराया जा रहा है, इन सब पर भी एक निगाह रख सकते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। अब इन दोनों सदनों के क्या क्या कार्य होते हैं वी विल नो नाउ। लेजिस्लेटिव असेंबली, एवरी इंडियन स्टेट हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी भारतीय स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको हम विधानसभा कहते हैं। दिस असेंबली रिप्रेजेंट द पावर ऑफ कॉमन पीपल, यह आम जनता की पावर को रिप्रेजेंट करती है। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ स्टेट। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको स्टेट पीपल्स के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। द नंबर ऑफ विधानसभा मेंबर्स कैन नॉट बी मोर देन, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। दो देयर माइट बी सम एक्सपेडिशंस, और कुछ एक्सपेडिशंस भी इसमें हो सकती हैं। बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की बिगेस्ट स्टेट मानी जाती है नंबर के हिसाब से, वहाँ उत्तर प्रदेश है जिसमें 404 मेंबर्स हैं असेंबली के। States such as Sikkim, Mizoram and Goa has less than 60 members, उसमें 60 मेंबर से भी कम संख्या काउंट होती है। इनका जो टाइम पीरियड होता है, टर्म होता है, वो 5 years का होता है। द गवर्नर कैन डिज़ोल्व इट, लेकिन गवर्नर के पास यह अधिकार होता है, वह किसी भी सरकार को भंग कर सकते हैं अगर बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ टर्म, अपने 5 साल पूरा होने से पहले, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव असेंबली अलॉन हैज़ द पावर टू ऑर्गेनाइज मनी बिल्स, इन्हीं के पास पावर होती है मनी बिल्स को ऑर्गेनाइज करने की। द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ स्पीकर, इसमें स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर्स होते हैं, जो कि असेंबली के सभी सेशंस को प्रिसाइड करते हैं, उनको रन आउट कराते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इज़ द अपर हाउस, इसको अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम विधान परिषद कहते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू क्रिएट और एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। पावर ऑफ, हमारे देश की जो सदन है, पार्लियामेंट है, उसके पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण भी कर सकती है
और उसको एबॉलिश भी कर सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन असेंबलीज, लेकिन किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन, वो रिजोल्यूशन जो उसने स्वीकार किए हैं स्पेशल मेजोरिटी से, असेंबली से। ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर आइदर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये या तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं या फिर गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जो टोटल नंबर माना जाता है विधान परिषद के मेंबर्स का शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा, विधानसभा के मेंबर से 1/3 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट द नंबर शुड बी लेस देन 40, लेकिन यह नंबर कम भी नहीं होना चाहिए 40 से। द विधान परिषद इज परमानेंट हाउस, यह एक परमानेंट हाउस होता है। इट नेवर डिसॉल्व, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका जो समय काल होता है वो 6 ईयर्स का माना जाता है, और 1/3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो एवरी 2 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाते हैं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नोन एज चेयरमैन, जो इनकी मीटिंग्स को प्रिसाइड्स करता है, होस्ट करता है, उसको चेयरमैन के रूप में जाना जाता है। इलेक्शंस, इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, भारत एक बड़ा प्रजातांत्रिक देश माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। एवरी सिटीजन हु इज एज 18, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं जिनकी एज 18 है या उससे अबव है, उनके पास अपने पॉलिटिकल कैंडिडेट को चुनने के लिए राइट टू वोट का अधिकार है। वो दे एंड देयर इंटरेस्ट लोकली नेशनली, और ये लोकल के रूप में, नेशनल कैंडिडेट के रूप में या इंटरनेशनली भी इनके पास अधिकार है। द प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय ए वोटिंग सिस्टम, इस व्यवस्था को हम वोटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। वेयर सिटीजन्स वोट फॉर द कैंडिडेट, जहाँ पर देश के नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट करते हैं। द कैंडिडेट्स विद द मेजोरिटी ऑफ वोट इज इलेक्टेड, अब जो कैंडिडेट होता है जिसको मेजोरिटी मिलती है वोटिंग के रूप में, उसको इलेक्ट किया जाता है। द जनरल इलेक्शंस वर हैड फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारे देश में जो सबसे पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे वो 1951 में हुए थे। दे आर हैड वंस इन 5 ईयर्स, इलेक्शंस का जो टाइम पीरियड होता है वो हर 5 ईयर्स में हेल्ड किए जाते हैं। अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसॉल्व बिफोर द टेन्योर इज कंप्लीट, या फिर उससे पहले जब कोई केंद्र सरकार डिसॉल्व हो जाती है अपने समय काल को पूरा करने से पहले, तब भी इलेक्शन हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज चूजन फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टीज, जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं जो कानूनों को लागू कराने का काम करते हैं वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से या कोलिशन पार्टी से चुने जा सकते हैं, या फिर उस पार्टी से जो सरकार फ्रेम कर रही है। इलेक्शन कैंपेनिंग इन इंडिया टेक प्लेस फॉर 2 वीक्स, जो इलेक्शन कैंपेनिंग का समय काल भारत में माना जाता है वो 2 वीक्स का होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ नेम्स ऑफ फाइनल लिस्ट, जो कि कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट होने के बाद शुरू होता है। एंड डिक्लेयर राइट अप 48 आवर्स बिफोर द डेट ऑफ, और यह जो इलेक्शंस की कैंपेनिंग्स का समय होता है ये बंद कर दिया जाता है इलेक्शन होने से 48 आवर्स पहले। ड्यूरिंग द कैंपेनिंग, चुनाव अभियान के दौरान जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वोटर्स तक पहुंचते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स होल्ड इलेक्शंस मीटिंग, इसके लिए मीटिंग्स की जाती हैं, रैलीज निकाली जाती हैं, एंड इन्फॉर्म द वोटर्स अबाउट देयर पॉलिसीज़, और उनके थ्रू जो कैंडिडेट्स होते हैं वोटर्स को अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं और उनको परस्यूट करते हैं, मीन्स उनको वोट करने के लिए उनको बोला जाता है। एवर सिंस द फर्स्ट इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस, इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स, हमारे भारत में जनरल इलेक्शन से लेकर हर टर्म पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स के बाद, समय अंतराल के बाद किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्टोरल लॉ एंड सिस्टम, जितना भी चुनाव व्यवस्था है उससे रिलेटेड कानून के दायरे में और चुनाव व्यवस्था के दायरे में। इन इंडिया द एंटायर कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस एंड इट्स प्रोसीजर इज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, जितना भी चुनावी कार्यक्रम होता है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी और उसको प्रक्रिया में लाने की जो जिम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। अब इलेक्शन कमीशन क्या होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक स्थायी संवैधानिक बॉडी है। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, यह एक संस्था है जिसमें जो कंडक्ट करती है जनरल इलेक्शंस को देश में। दे नॉट ओनली ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट जनरल इलेक्शन, ये केवल चुनाव को गठित ही नहीं करते
बल्कि यह केवल जनरल इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं करती, लेकिन प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस को भी कंडक्ट करती है। द इलेक्शन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड, इसकी जो स्थापना हुई थी वो संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 में हुई थी। इट करंटली कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसमें शामिल होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स इसमें उनसे अलग शामिल किए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो रजिस्टर्ड की जाती हैं विद इलेक्शन कमीशन के पास उनको रजिस्टर कराना होता है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। किस एक्ट के तहत? 1951 के पीपल्स एक्ट के तहत उनको रजिस्टर कराना होता है। द कमीशन यूजुअली अनाउंस द इलेक्शन शेड्यूल, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशंस होते हैं वो शेड्यूल डिक्लेयर करते हैं इलेक्शंस का ए फ्यू वीक्स बिफोर द फॉर्मल प्रोसेस, जो फॉर्मल प्रोसेस होता है उससे थोड़ा समय पहले, कुछ वीक्स पहले उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड सेट इन मोशन एंड कंडक्ट द इलेक्शन प्रोसेस पीसफुल्ली, उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू होती है और शांतिपूर्वक इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या काम करती है? द स्टेट लेजिस्लेचर हैव मैनी फंक्शंस, बहुत सारे कार्य होते हैं जो सरकार को करने होते हैं। प्रेजेंटिंग द बजट, मेकिंग लॉज, ये सब काम उनको करने होते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉज ऑन दो सब्जेक्ट दैट आर लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट, अब जो कानून होते हैं उन विषयों पर बनाए जाते हैं जो स्टेट्स की लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। लॉज आर मेड विद इंटेंशन टू प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस, अब जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो किस टारगेट को लेकर बनाए जाते हैं? जिससे कि एक अच्छा संचालन सरकार के रूप में दिया जा सके। बिफोर ए लॉ इज पास्ड, एक कानून बनने से पहले, पास होने से पहले यह एक बिल के रूप में सदन में प्रेजेंट किया जाता है। 2 काइंड्स के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। जो मनी से रिलेटेड सारे कार्य होते हैं, फाइनेंस या खर्चों से रिलेटेड होते हैं, उनको मनी बिल कहा जाता है। ऑर्डिनरी बिल में सारे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को शामिल किया जाता है। जो टैक्स रिलेटेड मुद्दे होते हैं वो भी हम मनी बिल में काउंट करते हैं। फॉर एनी बिल ऑफ बिकेम, जब कोई कानून बिल बन जाता है उसके लिए इट इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, इसको पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में, एंड आफ्टर डिटेल डिस्कशन, उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, एंड बिल इज़ पुट टू वोट इन द हाउस, और उसके बाद वोटिंग के लिए यह बिल हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। फ्रॉम हियर इट गोज़ अदर हाउस फॉर अप्रूवल, यहाँ से फिर यह बिल दूसरे हाउस में अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। दैन इज सेंड टू गवर्नर, उसके बाद गवर्नर के पास जाता है। एंड व्हेन द गवर्नर साइन द बिल, और जब गवर्नर बिल साइन कर देती है तब उसको एक कानून के रूप में बदल दिया जाता है। ए गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू रिजेक्ट एनी बिल, लेकिन गवर्नर के पास किसी बिल को रिजेक्ट करने की पावर नहीं है, बट इट कैन सेंड इट बैक, लेकिन यह अगर उसे कोई डाउट लगता है दोबारा सजेशंस के लिए उसको लेजिस्लेचर के पास भेज सकता है। पब्लिक प्रेशर, जनता का दबाव। इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, जनता के पास अधिकार होता है अपनी व्यूज़ को, अपनी विचारधाराओं को, अपनी वॉइस को, जो कंसर्न इश्यूज़ होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन पर उठाने का। इफ़ द पीपल आर नॉट हैप्पी, अगर कुछ कानूनों से सरकार, जो जनता है वो खुश नहीं है, तो क्या करेगी? जो कानून बना दिए गए हैं, पास कर दिए गए हैं, लेकिन जनता उनसे खुश नहीं है, दे कैन शो देयर रेस्टिमेंट अगेंस्ट द बिल, तो वह अपना विरोध जता सकती है उन कानून के खिलाफ, जैसा कि हम अब कृषि कानून को लेकर देख रहे हैं। बंद, इसके लिए बंद कर देना, हर्टल्स, मास डिमॉन्स्ट्रेशंस, विनाश कर देना सरकारी संपत्ति का, प्रोटेस्ट, विरोध कर देना पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा और मास ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये सब इसके तरीके माने जाते हैं। प्रोटेस्ट इज़ ऑफन अगेंस्ट सम थिंग्स और एन अटैम्प्ट टू स्टॉप द पॉलिसीज़, या प्रोटेस्ट हो सकता है किसी पॉइंट के खिलाफ या फिर उस पॉलिसी को स्टॉप करने के लिए, और प्रैक्टिस विच वुड अदरवाइज गो अहेड अनक्वेश्चन, या कुछ ऐसे सवाल जिनके आंसर नहीं हैं। प्रोटेस्ट आर पार्ट ऑफ एन ओवरऑल व्यू, जो विरोध होता है वो एक पार्ट होता है पूरे व्यूज़ का, विच बैलेंसेज द राइट टू प्रोटेस्ट, जो राइट टू प्रोटेस्ट को बैलेंस करता है अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट इन नीड फॉर लॉ एंड ऑर्डर, एक कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लेकिन यह जो विरोध होता है ये इसके विरोध होता है, लेकिन सरकार, जनता को जो अधिकार मिला है राइट टू वोट का, उसके साथ साथ उसको अधिकार दिया गया है अपनी वॉइस को रेज करने का भी। इस तरह से जनता अपनी वॉइस को उठा सकती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैपिंग दी गई है जिसके थ्रू आप पूरे चैप्टर को इन शॉर्ट वे समझ सकते हैं
किस तरह से हमने और टर्म्स पढ़ी हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से आप जान सकते हैं. And book work and notebook work we will discuss in class. Okay, now try to understand this chapter with this video.